हेलो दोस्तों, उजाला कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि अधिगम, अभिप्रेरणा और चिंतन, इनमें से एक चिंतन टॉपिक जो है इसी यूनिट का है और जिसमें अभिप्रेरणा और अधिगम टॉपिक दिया हुआ है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से हर बार प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो बिल्कुल छोटा सा वीडियो शॉर्टली अपन इस टॉपिक पर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर इसको थोड़ा सा समझ लिया तो अब इस टॉपिक पर जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो उनके अनुसार मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न गलत होगा। वैसे आपने पढ़ा होगा, कहीं देखा भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें। 5 से 7 मिनट सिर्फ आपके लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो सबसे पहले मैं चिंतन की प्रकृति और इसकी विशेषताएं जो मेन मुख्य रूप से वो बता दूं आपको। चिंतन मानसिक क्रिया है। चिंतन मानसिक क्रिया है जिसका संबंध संज्ञानात्मक पक्ष से है, भावात्मक पक्ष से इसका कोई संबंध नहीं। यानी कि मानसिक क्रिया कह सकते हैं या आंतरिक क्रिया भी कह सकते हैं। आंतरिक क्रिया के कारण ही इसको मानसिक क्रिया कहा गया है। और जिसका संबंध संज्ञानात्मक पक्ष है। संज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन सी चीज़ आती है? प्रत्यक्षीकरण आ गया, समस्या समाधान आ गया और तर्क वितर्क आ गया। तो ये चीज़ें जो होती है ये मानसिक क्रिया के अंतर्गत संज्ञानात्मक पक्ष से है। और इसका प्रारंभ किससे होता है? चिंतन का समस्या से होता है। यानी कोई भी हमारे सामने किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तभी हम मानसिक रूप से किसी समस्या के बारे में चिंतन करते हैं और उस पर विजय हासिल करने की कोशिश करते हैं। और एक इसका समापन कहाँ से होता है? समापन इसका होता है समाधान से। यानी कि समस्या के प्रारंभ से तो मतलब चिंतन का प्रारंभ होता है और समस्या का समापन होगा तब चिंतन भी समापन होगा। जैसे मान लीजिए कि अब हम बीएड कर रखी है, किसी ने बीएसटीसी कर रखी है, तो हमारे सामने मतलब एक ये चिंतन का विषय है कि हमने जॉब लगना है तो उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक समस्या सामने है और वो समस्या को हम जैसे ही उसका समापन होगा तो मतलब उस चिंतन भी समाप्त हो जाएगा, इस विषय पर चिंतन समाप्त हो जाएगा। जैसे हम जॉब लग जाएंगे तो ये इसका मतलब कि समस्या का समाधान होते ही इसका समापन हो जाएगा। और विकेटर ने चिंतन को समस्या समाधान का व्यवहार कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना इसका। और ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। एक सेकंड। हाँ, तो नेक्स्ट है चिंतन लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। यानी कि लक्ष्य निर्देशित का अर्थ होता है कि चिंतन करने से हम अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित होते हैं, यानी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। और अभिप्रेरित व्यवहार है, ये किसने कहा है? विकेटर ने कहा है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, नोट कर लेना। और फिर चिंतन की अभिव्यक्ति को प्रतिमा, संकेत, संप्रत्यय, डायग्राम, भाषा, प्रयास में त्रुटि से समझा जा सकता है। यानी कि चिंतन की जो अभिव्यक्ति है, चिंतन अभिव्यक्ति का होता है एक प्रकटीकरण को बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकटीकरण। और इसको समझने के लिए हम संकेत, संप्रत्यय, डायग्राम, भाषा, प्रयास व त्रुटि, प्रयास में त्रुटि लिखा गया है तो इसको थोड़ा व त्रुटि कर लेना। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर प्रयास में त्रुटि लिखा गया है तो यहाँ पर प्रयास व त्रुटि कर लेना। ओके। हाँ, तो नेक्स्ट है रॉस के अनुसार इसकी जो महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है वो रॉस की ही पूछी गई है 1-2 बार। और रॉस की डेफिनेशन को ही आप याद कर लेना। इसके अलावा भी 1-2 डेफिनेशन है, उनको भी थोड़ा पढ़ लेना। और रॉस ने क्या कहा इसके बारे में? रॉस ने कहा है कि चिंतन हमारी मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन हमारी मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस डेफिनेशन को आप याद कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा भी कॉगन में हैमन ने क्या कहा है? कॉगन में हैमन ने कहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया है जिससे संप्रत्यय, प्रतीक, विचार, प्रतिमा का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। यानी कि जो भी हमारे मन में किसी भी समस्या के प्रति जो भी समस्या आती है, किसी भी लक्ष्य के प्रति कोई समस्या मन में क्रिएट होती है और समस्या के साथ साथ हमारे मन में जो उसकी समस्या के प्रति जो प्रतिमा क्रिएट होती है, प्रतीक, विचारों का एक सार क्रिएट होता है, उसका मानसिक जोड़ तोड़ जो होता है वही चिंतन है। या किसने कहा है? कोगन व हैमन का मानना है ऐसा। नेक्स्ट है चिंतन के तत्व। तो चिंतन के कितने तत्व है? ध्यान रखना इसको। चिंतन के 4 तत्व है। चिंतन के 4 तत्व कौन कौन से है? मानसिक प्रतिमा, तर्कना, और इसके अलावा 2 तत्व और हैं, जैसे निर्णयन और समस्या समाधान।
तो इसमें भी हमने इसको थोड़ा सा समझना है। मानसिक प्रतिमा क्या होती है? अभी कोई भी चीज़ की अपने मन के अंदर, अपनी मानसिकता के अंदर एक इमेज क्रिएट करना, यानी कि उसकी शेप मन के अंदर बना लेना। अपन सोचते हैं ना अभी जैसे अमूर्त चिंतन बोल देते हैं ना अपन, अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन, तो वो एक मन के अंदर जो उस चीज़ के प्रति हमारे मन के अंदर जो भी शेप बनती है, जो भी आकृति बनती है, तो हम वो होती है भी मानसिक प्रतिमा। फिर है तर्कना, और चिंतन का तर्कना क्या है? निष्कर्ष रूप है और सर्वश्रेष्ठ रूप है। ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 तत्व बताए गए ना, 4 तत्व कौन कौन से? मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णय और समस्या समाधान। इन 4 तत्वों में से जो चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप बताया है, सर्वश्रेष्ठ प्रकार बताया है, वो कौन सा है? तर्कना। ठीक है, अब तर्कना के 4 प्रकार है, इन 4 प्रकारों को अलग अलग समझ लेते हैं। एक तो है निगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना और सादृश्यवादी तर्कना। तो देखिए, जो निगमनात्मक तर्कना क्या होती है? अभी पूर्व ज्ञात नियमों तथा तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। पूर्व जो हमें, जो पहले से ही जो हमें ज्ञान अर्जित है, उसके आधार पर ही तथ्यों का निष्कर्ष निकालना, वो क्या होता है भाई? निगमनात्मक तर्कना। और आगमनात्मक तर्कना में क्या होता है? आगमनात्मक तर्कना में होता है कि आगमनात्मक तर्कना में होता है दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना। एक तो पहले से हमें जो ज्ञान अर्जित है उसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, और एक जो मतलब अपनी तरफ से हम कुछ विचार करते हुए उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ लेते हैं, वो होता है भी आगमनात्मक तर्कना। ओके, और एक होता है आलोचनात्मक तर्कना, यानी समस्या समाधान के लिए समय व्यक्ति गुण व दोष के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। यानी कि अपन किसी भी चीज़ की कोई ख़रीदारी करते हैं तो उस चीज़ के गुण और दोष के बारे में अपन सोचते हैं, समझते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, उसको परखते हैं, तो फिर हम फैसला लेते हैं कि हाँ ये हमारे लिए शूट करेगा। वही चीज़ होती है आलोचनात्मक तर्कना। और एक होता है सादृश्यवादी तर्कना। इसमें उपमा के आधार पर चिंतक जो चिंतन करने वाला होता है वो तर्क वितर्क करके निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। निगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना, सादृश्यवादी तर्कना। इसके बारे में आपको शॉर्टली फिर से बता देता हूँ एक बार। निगमनात्मक तर्कना कहता है पूर्व ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। आगमनात्मक तर्कना होता है कि अपनी तरफ से कुछ तथ्यों को जोड़ करके निष्कर्ष निकालना। और आलोचनात्मक तर्कना का होता है भी इसमें किसी भी चीज़ के बारे में गुण व दोष के बारे में निष्कर्ष निकालना, गुण व दोष के बारे में चिंतन करके निष्कर्ष निकालना। और सादृश्यवादी होती है उपमा के आधार पर निष्कर्ष, यानी तुलना के आधार पर निष्कर्ष निकालना। और एक है निर्णय। अब निर्णय कई विकल्पों में से किसी एक का चयन करना, यानी कि निर्णय का अर्थ होता है भी हमारे सामने जैसे अपन वैकल्पिक प्रश्न होते हैं ना, और वैकल्पिक प्रश्नों के जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से हम सोच विचार करके उसका राइट ऑप्शन चुनते हैं, तो वही होता है निर्णय, यानी कि फैसला करना, निर्णय करना, तो वो होता है निर्णय। इसको भी ध्यान रखना। और अब है समस्या समाधान। समस्या समाधान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या समाधान से इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हमने कई बार टेस्ट सीरीज में भी डाले हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना। समस्या समाधान क्या है? संज्ञानात्मक व्यवहार है। समस्या समाधान भी संज्ञानात्मक व्यवहार है, और चिंतन भी समस्या समाधान भी संज्ञानात्मक व्यवहार है, और चिंतन भी संज्ञानात्मक व्यवहार है, यानी कि इसका संबंध दोनों का संज्ञानात्मकता से है। और मैटलिन के अनुसार 1983 में समस्या के 3 पहलू है, यानी कि जो मैटलिन मनोवैज्ञानिक है उन्होंने समस्या के कितने पहलू बताए हैं? 3 पहलू बताए हैं। कौन कौन से? मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था और नियम अवस्था। मौलिक अवस्था कौन सी? समस्या सामने आते ही उत्पन्न होती है, यानी कि जैसे ही मतलब कि जैसे अब रीट की वैकेंसी हमने मान लीजिए कि हमने बीएड कर ली, बीएसटीसी कर ली, वो डिग्री कंप्लीट होते ही हमारे मन के अंदर जो समस्या क्रिएट होगी कि अब हमने टीचर बनना है, तो वो क्या होगी? एक मौलिक समस्या होगी। ठीक है, और एक होती है लक्ष्य अवस्था। वो लक्ष्य अवस्था क्या होती है? समस्या समाधान होने के बाद उत्पन्न अवस्था, यानी कि समस्या का जब समाधान हो गया उसके बाद में जो एक हमारी मन के अंदर एक शेप क्रिएट होती है, वो होती है लक्ष्य अवस्था। और नियम अवस्था क्या होती है? वह कार्य विधि जिसे व्यक्ति मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में अपनाता है, यानी कि मौलिक अवस्था से जो लक्ष्य को अर्जित करने के बीच में जो हमने कार्य विधि अपनाई है, जो बीच में हमने भिन्न भिन्न प्रकार की कार्य विधि की है, वो सारी क्या होती है भी? नियम होते हैं। ओके, तो ये नियम अवस्था होती है। इन तीनों अवस्थाओं को मुझे पता है आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट है इन 4 तत्वों में से तर्कना,
चिंतन का निष्कर्ष रूप और सर्वश्रेष्ठ रूप है, मैंने पहले भी बता दिया है। अब अपने को देखना है एनसीईआरटी के अनुसार। ये देखिए एनसीईआरटी के अनुसार चिंतन के कितने प्रकार माने गए हैं? 2 प्रकार माने गए हैं। एक तो है स्वलीन चिंतन और एक है यथार्थ चिंतन। अब यथार्थ चिंतन के भी आगे 3 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। यथार्थ चिंतन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। एक तो होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है भाई आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से रखना आपने। हालांकि आलोचनात्मक चिंतन आपने पहले भी देख लिया होगा। अभिसारी चिंतन में क्या होता है? अभी अभिसारी चिंतन को निगमन तर्क भी कह सकते हैं, निगमन चिंतन भी कह सकते हैं, यानी कि किसी एक ही पक्ष की ओर सोचना। कि अब एक पक्ष क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा यही पक्ष है कि हमने जॉब लगना है, बस एक तो ये पक्ष हो गया। अब एक होता है अभी अभिसारी चिंतन के बाद में अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का में क्या होता है? अभी हर दिशा में सोचना। अब हर दिशा में सोचना क्या होता है? अभी जॉब लगेंगे, हम जॉब लगने के बाद मैं इस समाज में, इस क्षेत्र में मैं सेवा करूँगा और मैं मेरी ये इच्छाएं पूरी करूँगा, मैं मेरी फैमिली को इस प्रकार से मैं सपोर्ट करूँगा, मेरी फैमिली के लिए मैं यहाँ पर यह करूँगा। अपनी जो भी मतलब कि भिन्न भिन्न तत्वों का समावेश होता है, हर दिशा के बारे में सोचना कि अपने मैं बच्चों को कहाँ तक पढ़ाऊँगा, बच्चों को आगे किस क्षेत्र में मैं बच्चों को सफल होते देखना चाहूँगा और मैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या करूँगा। तो वो सारी चीज़ें होती है वो अपसारी चिंतन, यानी कि विस्तार रूप से बड़े रूप से सोचना। इसको सृजनात्मक चिंतन भी बोल सकते हैं। ओके, अपसारी चिंतन कौन सा हो गया? सृजनात्मक चिंतन। और एक होता है भी आलोचनात्मक चिंतन, वो तो आपको मैंने पहले बता ही दिया है। आलोचनात्मक यानी कि गुण व दोष के आधार पर समस्या का समाधान निकालना। और फिर है चिंतन के सामान्य प्रकार। अब चिंतन के सामान्य प्रकार कौन कौन से हैं ये भी देखना है। अभी मूर्त चिंतन यानी प्रत्यक्ष चिंतन, किसी वस्तु को देखकर अनुमान लगाना, जैसे कि ये बाल्यावस्था में उत्पन्न होते हैं। अभी ये विशेष रूप से आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा कि जो मूर्त चिंतन है वो किस अवस्था में प्रारंभ होता है, किस अवस्था में मतलब शुरू होता है। तो मूर्त चिंतन और प्रत्यक्ष चिंतन, या प्रत्यक्ष का अर्थ होता है अभी सामने जो चीज़ हमारे सामने है मूर्त रूप से, यानी कि हमें दिखाई दे रही है, उसके बारे में चिंतन करना। तो बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। आज धीर सिंह दबाई सर ने यूट्यूब के ऊपर एक प्रश्न भी डाला था, विशेष रूप से ध्यान रखना। एक प्रश्न मैं आपको बता रहा था, आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, ना भी देखा तो भी 2 दिन पहले डाला था मैंने, आज ही देखा था वो प्रश्न कि अमूर्त चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में हो जाता है ना। अमूर्त चिंतन का प्रारंभ दोस्तों, प्रारंभ का पूछा जाए तो बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है ना। अवस्थाएं बताई गई थी उसमें, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो अगर पूछ लिया जाए कि अमूर्त चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है तो वो तो है बाल्यावस्था। अगर पूछ लिया जाए कि अमूर्त चिंतन प्रभावी रूप या उच्च सीमा पर किस अवस्था में होता है तो वो हो जाएगा किशोरावस्था। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान रखना, सर जो भी प्रश्न डालते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आपसे कोई छुपा है नहीं, कुछ भी आप जानते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए मूर्त चिंतन 7 से 11 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है, इसको संजीव चिंतन भी कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन या प्रत्यय चिंतन। अब अमूर्त चिंतन कौन सा होता है? किसी वस्तु को बिना देखे सोचकर अनुमान लगाना, किशोरावस्था में। मैंने अभी आपको बताया था अमूर्त चिंतन का प्रारंभ और अमूर्त चिंतन की प्रभावी या उच्च सीमा। तो प्रारंभ तो होता है बाल्यावस्था में और प्रभावी या उच्च सीमा होती है वो किशोरावस्था में होती है। और अमूर्त चिंतन का होता है बिना देखे ही किसी चीज़ के बारे में सोच लेना। अब मान लो कि कोई, मैंने एक बार पहले भी आपको उदाहरण बताया था कि आपने पहाड़ों की शेप, एक मैदानी क्षेत्र में रहने वाला बालक पहाड़ों की शेप वो यूट्यूब पर या फिर मोबाइल में या फिर टीवी पर देखता है, और कभी कोई 2 व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे होते हैं तो उस बच्चे के मन में, मैदानी एरिया का बच्चा है, उसने पहाड़ देखे नहीं है, मूर्त रूप से नहीं देखे, और जब वो 2 आदमी बात कर रहे होते हैं तो उसके बारे में वो बालक जो चिंतन करेगा ना, सोचेगा ना, उसके मन में जो क्रिएट होगी ना, शेप क्रिएट होगी, जो आकृति विकसित होगी, वो मतलब क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। यानी कि मैदानी एरिया में ही है और पहाड़ी एरिया की जो शेप उसके मन में क्रिएट होगी वो उसके बारे में चिंतन करेगा, सोच विचार करेगा, वो कहता है भाई अमूर्त चिंतन होता है। मैंने कई बार पहले भी समझा दिया है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट है काल्पनिक चिंतन। काल्पनिक चिंतन का होता है पूर्व अनुभव आधारित भविष्य, यानी कि कल्पना करना। भी बच्चे को
उसके पापा ने कोई चीज़ ला करके दी, पहले मार्केट गया बच्चा, छोटा सा बच्चा है, और उसके पापा मार्केट गए, उसके लिए कोई चीज़ ला करके दी, और दोबारा फिर कभी बच्चा वो पापा मार्केट जाते हैं तो बच्चा मन में यही सोचता है कि मेरे लिए पापा फिर से वही चीज़, मतलब एक ब्रांडेड चीज़ ला करके देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, हालाँकि आपने एग्जाम्पल सर की वीडियो में भी देखा होगा कि जैसे बच्चा सोचता है कि 1 माह पहले पापा ने उसे ब्रांडेड शूज़ लेकर दिए थे और बाद में बच्चा उसी प्रकार की उम्मीद रखता है, ये होता है काल्पनिक चिंतन। ठीक है, और चिंतन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, और ये प्रश्न यहाँ से जरूर आने की पूरी संभावना है, आता ही है, लगातार आ रहा है प्रश्न, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और अब है तार्किक चिंतन सर्वश्रेष्ठ प्रकार, यानी कि चिंतन का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है वो है तार्किक चिंतन। ठीक है, और तर्कना का सर्वश्रेष्ठ प्रकार जो है वो भी मैंने आपको बताया था अभी। तर्कना का सर्वश्रेष्ठ प्रकार, जो चिंतन के 4 तत्व थे ना, मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णय और समस्या समाधान, उसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा था? तर्कना था। और तार्किक चिंतन जो है, यानी चिंतन के जो 4 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, काल्पनिक चिंतन और तार्किक चिंतन, तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? तार्किक चिंतन। और जॉन डीवी ने इसको क्या बोला है? विचारात्मक चिंतन। जॉन डीवी ने क्या बोला है? विचारात्मक चिंतन, थोड़ा ध्यान रखना। और नेक्स्ट है चिंतन के सोपान, यानी कि चिंतन का प्रारंभ कहाँ से होता है? समस्या से होता है। तथ्यों का संग्रह समस्या संबंधी, और निष्कर्ष निकालना, परीक्षण करना, यानी कि निष्कर्ष की जांच करना। ठीक है, जो हमने निष्कर्ष निकाला है उसकी जांच करना, वो होता है परीक्षण करना। और निरीक्षण करना भी कह सकते हैं अपन। और ये चिंतन के 4 सोपान हैं। 4 सोपानों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हालांकि आपने वैसे देखा ही, आजकल सब एडवांस में ही चलते हैं सब कुछ, मुझे पता है, फिर भी मैंने कोशिश की है भी कहीं ना कहीं किसी बच्चे ने अगर इस मैटर पर ना भी समझा होगा तो उसको ज़रूर समझ में आ जाएगा। हमारा प्रयास है, हमारा प्रयास खुद को बहुत बढ़िया साबित करना नहीं है, हमारा प्रयास ये है कि बस हर बच्चे की समस्या का समाधान किया जाए, वही हमारा प्रयास है, और हम इसमें ज़रूर सफल भी होंगे। और ये मैंने आपको जो बताया, हमारी टेस्ट सीरीज है उजाला नाम से, उजाला कोचिंग सेंटर नाम से, जहाँ पर उजाला टेस्ट सीरीज में आरबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित 90%, 80% और 70% मैटर आरबीएसई का डाला जाता है। दोनों लेवल के सभी विषय शामिल हैं। और कोई अगर कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहे तो ये जो आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके और व्हाट्सअप पर मैसेज करके इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अवगत करवा दी जाएगी। उसके बाद में जो भी फैसला होगा, आपको उचित लगे ना लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और किसी प्रकार की कोई समस्या अभी भी आपके रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। जय हिंद, जय भारत।